नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com की खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। भगवंत मान बने आपके सीएम, चेहरे केजरीवाल ने किया ऐलान। सीएम चन्नी के भतीजे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, चन्नी बोले हमें दबाने की कोशिश। चंद्रशेखर आजाद यूपी में अकेले लड़ेंगे, साथ ही बोले करेंगे बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी, बीजेपी ने की गिरफ्तारी की मांग। और क्लब हाउस चैट में भी मुस्लिम महिलाएं टारगेट, महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है पंजाब चुनाव से। जी हाँ, आज आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने पंजाब के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया। और वो चेहरा था भगवंत मान का, जो कि एक कॉमेडियन रह चुके हैं, संगरूर से लोकसभा सांसद हैं, और इनके नाम का ऐलान किया गया है। और जब से इनके नाम की घोषणा हुई है, बाद में देखा गया था कि उन्होंने गले लगाया, भगवंत मान रो रहे थे। उसके बाद उनकी माँ का भी एक वीडियो सामने आया और तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर शुरू हो गई कि और जो अजीबोगरीब बातें थी भगवंत मान के नाम पर, वो ज़्यादा सामने आई कि वो शराब पीते थे, फिर किस तरीके से उनको अनुशासन के बारे में नहीं पता है, जो उनका पर्सनल कॉन्डक्ट है वो खराब है, उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है, क्या वो सीएम पद की जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट उनके फेवर में है वो है जाट सिख का। कई लोग ये भी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिल्ली में उनको जितनी सत्ता की जो मलाई खानी चाहिए और जो पावर्स उनको दिल्ली में नहीं मिल सकती हैं, जैसे कि लैंड है, पुलिस है, वो उनके अंडर में नहीं है, तो पंजाब के वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। तो उन बातों को आज एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने उस पर विराम लगा दिया है, और इतने दिनों से जो एक अटकलें चल रही थी उसको प्रोपेगेंडा मशीनरी द्वारा उन्होंने एक टेली वोट की बात किया। और उन्होंने कहा कि एक एसएमएस कैंपेन आम आदमी पार्टी ने किया था, जिसमें कि 93% लोग चाहते थे कि भगवंत मान बने। वैसे तो बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री चाहते थे, लेकिन ऐसे लोगों का जो वोट था टेली वोट पर, उसे आम आदमी पार्टी ने इनवैलिड कर दिया और बताया कि कुछ 3% लोग हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि जट सिख अगर है भगवंत मान और उनकी जो लोकप्रियता है वो हिंदुओं में, दलितों में, सिखों में अगर ये लोकप्रियता बरकरार है तो वो वोट बटोरने में काम आ सकते हैं, लेकिन वो पंजाब के लिए कितना खरा उतरेंगे, इस बात को लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक सीएम पद की जो जिम्मेदारी होती है, क्या उस पद की जिम्मेदारी को भगवंत मान संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। इस चीज इनको लेकर तमाम चीजें कही जा रही हैं कि हम उनको मौका दे रहे हैं, एक नया मौका, एक नया चेहरा, जिससे कि पंजाब खुश होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही लोकप्रिय एक सिंगर माने जाते हैं और स्क्रीन पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ये जो पूरा चुनाव है एक तरीके से पंजाब का, वो चन्नी बनाम भगवंत मान हो गया है। इस बात को लेकर अब पूरा विराम हो गया है कि अरविंद केजरीवाल, भले ही उनके चेहरे की घोषणा न की गई हो, लेकिन जो उनकी रणनीति है आम आदमी पार्टी की वो यही है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल अपना दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे, भगवंत मान की लोकप्रियता होगी और इसी ट्विन मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी आगे चलेगी, जिसको लेकर ओपिनियन पोल सर्वेज ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से चन्नी की लोकप्रियता है और एक दलित वोटर कंसोलिडेशन की बातें कांग्रेस के सर्कल्स में हो रही है कि चन्नी की जो लोकप्रियता है और पिछले 3 महीनों में जिस तरीके से उन्होंने पूरे पंजाब को काम करके दिखाया है, तो सारी सिंपैथीज लोगों की इस समय चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है। तो जो बड़ा जो एक कॉन्टेस्ट है पंजाब में, वो चन्नी बनाम भगवंत मान हो गया है। ऐसे में जो बाकी दल है वो क्या करेंगी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और जो अमरिंदर सिंह की जो पार्टी है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो समर्थन आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में ना आए और इसलिए बीजेपी और जो अमरिंदर सिंह की जो पार्टी है
लोक पंजाब कांग्रेस वो एक तरीके से आम आदमी पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। तो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भगवंत मान पंजाब का तख्ता पलट पाएंगे या नहीं पलट पाएंगे। आसान नहीं होगा भगवंत मान के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को हटाना। और दूसरी बात यह है कि जो गुटबाजी कांग्रेस के खेमे में नजर आ रही है नवजोत सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में, अगर ये लड़ाई एकजुटता से कांग्रेस ने नहीं लड़ी तो हो सकता है कि वाकई में भगवंत मान सरकार बना ले और कांग्रेस हाथ मलती रह जाए। तो इन सारी बातों पर सबकी नजर होगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं दूसरी खबर में कि पंजाब चुनाव के ठीक पहले 20 फरवरी को पंजाब के चुनाव है। कल ही अभी ऐलान किया है चुनाव आयोग ने कि जो मतदान होना था 14 फरवरी के दिन वो अब 20 फरवरी के दिन होगा संत रविदास जयंती के वजह से। लेकिन चुनाव के ठीक पहले ईडी ने अपनी छापेमारी पंजाब में शुरू कर दी है, जिसको लेकर तमाम आरोप अब लगने लगे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के जो भतीजे हैं भूपिंदर सिंह हनी, उनके ठिकानों पर जमकर छापेमारी हुई है। और आपको बता दें कि पंजाब में ऑलरेडी अवैध जो रेत खनन का काम है, यानी कि बालू खनन का मुद्दा बहुत अहम है और गैर कानूनी सैंड माइनिंग को लेकर पंजाब में मोहाली समेत 10 से 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अलग अलग जगह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। अब आपको बता दें कि मोहाली की एक होमलैंड सोसाइटी है, वहां पर भी छापा मारा गया है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के साले का जो घर है वो इसी सोसाइटी में है। और भूपिंदर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि रेत खनन के ठेके हासिल करने के लिए उन्होंने कथित रूप से एक कंपनी बनाई जिसका नाम है रियल्टर्स, और ईडी को शक है कि उन्होंने ब्लैक मनी का इस्तेमाल इसमें किया है और इसी को लेकर ये तमाम छापेमारी हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी का ये कहना है कि इस तरीके की जो छापेमारी है वो हमें चुप कराने की कोशिश है। लेकिन अगर आप पैटर्न देख लें केंद्र सरकार का, तो जब भी जिस राज्य में चुनाव होता है वहां के विपक्षी दलों के पीछे छापेमारी हो जाती है। चाहे वो तमिलनाडु का चुनाव हो तो कानीमोड़ी को देख लीजिए, उसी तरीके से जो बाकी राज्य हैं उनके सामने भी उदाहरण है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आप देख लें तो पवार साहब के घर पर छापेमारी की गई थी अजीत पवार को लेकर। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और इसीलिए बार बार ये जो नैरेटिव बनता है कि विपक्षी दलों को चुप कराने के लिए केंद्र सरकार अपनी जो केंद्रीय जांच एजेंसीज है उनका दुरुपयोग कर रही है, तो इसी तरीके की बातें हमेशा से उठती आई हैं। लेकिन क्या चन्नी की जो पॉपुलैरिटी है उसे क्या बीजेपी इन रेड से रोक पाएगी? क्योंकि ऑलरेडी चरणजीत सिंह चन्नी के साथ एक सिंपैथी वोट नजर आता है क्योंकि वो दलित है और जिस तरीके से उन्होंने अभी पिछले 3 महीनों में मेहनत किया है, तो पंजाब की जनता को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस दलित पर्सनालिटी को आगे बढ़ाना चाहिए और इस वजह से ये सिंपैथी है। और जिस तरीके से चौतरफा अटैक चन्नी पे होता रहता है, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं, एक तरफ बीजेपी करती है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है छापेमारी की, क्या पंजाब की जनता ये सब नहीं देख रही है? ये बड़ा सवाल है। और जो जनता वोट डालती है वो बाकी राज्यों में भी जिस तरीके से छापेमारियां हुई हैं विपक्षी दलों के ठिकानों पर वो भी देख रही है। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है और जो बीजेपी की भाषा है छापेमारी की वो जनता भी समझती है। और ऐसे में क्या होगा चन्नी का और क्या पंजाब का चुनाव ये छापेमारी बदल पाएगी, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन ये इस तरीके का पैटर्न जो नजर आ रहा है वो वाकई में ऐसा लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसीज अपना दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को शांत कराने की कोशिश करती हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की। आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें वो अकेले लड़ेंगे और 33 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे और अभी आने वाले दिनों में कुछ और सीटों पर वो विचार कर सकते हैं। बहुत दिनों से अटकलें चल रही थी क्योंकि उनकी मीटिंग भी हुई थी अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव ने कहा कि उनसे 2 सीटों की बात हुई थी और अब वो अपनी बातों से मुकर गए हैं। अखिलेश यादव कुछ कहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनका ये कहना है कि नहीं, अखिलेश अपनी बातों से मुकर रहे हैं। तो इस बीच में एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि अभी और बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। बहरहाल जो 33 सीटों पर प्रत्याशी वो उतारेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो उनकी लिस्ट है उसमें 30% दलित है, 42% ओबीसी है, 5% एससी कैंडिडेट्स हैं और बाकी जो सीट्स बची हैं उस पर अल्पसंख्यकों को वो उतारेंगे। उन्होंने कहा था कि 25 सीटों पर बात हुई थी और साथ में जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ
चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो सवाल ये उठता है कि बीएसपी की जो एक कमी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही थी कि जो एक दलित वोटर को जो खींचती थी जो पार्टी, उस पार्टी की आज घोर कमी महसूस हो रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पास क्या इतना दमखम है, क्या इतना पैसा है, क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है बीएसपी के कंपैरिजन में कि आज वो बीएसपी की जगह ले पाए। उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन करने की चंद्रशेखर आजाद ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो फॉर्मूला फेल हो गया, जिसके बाद उन्होंने आज भी ये बड़ा ऐलान किया कि वो यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जो यूपी का चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जो अखिलेश यादव के जो मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं, उसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टीज के साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया है, वो पार्टीज हैं। ऐसे में जो दलित वोटर है, क्या वो पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद के साथ कंसोलिडेट हो पाएगा या उसमें भी बंटवारा होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन वोट काटने का काम चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी चीफ, वो करेंगे। लेकिन ये एक पोटेंट फोर्स के रूप में, एक अच्छी खासी ताकत के रूप में जरूर उभर सकता है दलित वोटरों के लिए खासकर। और मायावती को जो दलितों का मसीहा की जो एक जगह थी वो देखी जाती थी, तो क्या दलित वोटर अब मायावती से छिटककर अब क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा होगा? बहुत सारी चीजें हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुत लोग ट्विटर पर अपनी बैठकर राजनीति करते हैं, मैं गांव में जाता हूं, अलग अलग जगहों पर मिलता हूं लोगों से, और मैं आर्म चेयर की राजनीति नहीं करता, यानी कि न्यूज़ रूम्स, जो वॉर रूम्स हैं उनके अंदर बैठ के खाली मैं राजनीति नहीं करता। तो वास्तविकता ये है कि वाकई में चंद्रशेखर आजाद, अगर आप देखें तो चाहे वो हाथरस हो, चाहे दलितों का कोई भी मुद्दा हो, वो रात भर ड्राइव करके वो खुद उन जगहों पर पहुंचते थे और उन्होंने एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश किया कि दलितों के लिए अगर आज कोई खड़ा है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। और सी और एनआरसी के टाइम में भी, शाहीन बाग में भी जब प्रोटेस्ट हुई थी, उस समय भी चंद्रशेखर आजाद ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, सबके साथ वो खड़े नजर आए। अब देखना यह है कि उनकी पार्टी की जो लोकप्रियता है, क्या वो दलितों में उस तरीके से बन सकती है जैसी कि बीएसपी के लिए बनी थी? एक अहम सवाल है, इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। चौथी खबर में बात करते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं नाना पटोले के बारे में। उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया और जिसकी एक क्लिप सब जगह वायरल हो रही है। और उन्होंने एक रेफरेंस में ये कहा था, और स्कूल की बात कर रहे थे कि देखिए मैंने गांव में कोई स्कूल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है और मैंने किसी नेता का कोई फेवर नहीं लिया है, और इसलिए मैं मोदी को गाली बक सकता हूँ, मोदी को मार सकता हूँ, यानी कि आई कैन किल मोदी, आई कैन हिट मोदी एंड आई कैन अब्यूज मोदी। इस तरीके का एक वक्तव्य उनका सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी के तमाम लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। जिसके बाद उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया और कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अतुल लोधे पाटिल, तो उन्होंने कहा कि नाना पटोले जो वहाँ का लोकल गुंडा है उनके इलाके का, जिसका नाम है गोपन राव मोदी, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि उस क्लिप में गोपन राव मोदी का नाम कहीं नहीं है और नाना पटोले मोदी जी की बात कर रहे थे। तो क्या इन चीज़ों को टैंटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे नाना पटोले? इस चीज़ को लेकर एक अच्छा खासा बतंगड़ ट्विटर पर शुरू हो गया है कि नाना पटोले ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दे दिया है, जबकि पार्टी ने भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि वो जो लोकल गुंडा है गोपन राव मोदी, उसकी बात कर रहे थे। और उन्होंने यही कहा नाना पटोले ने कि मैं 30 साल से राजनीति में हूँ और मेरे पास कोई स्कूल नहीं है, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है और इसीलिए मैं मोदी को मार सकता हूँ, गाली बक सकता हूँ और पीट सकता हूँ, ये तमाम तरीके की। तो उसको लेकर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि नाना पटोले की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर एक अच्छा खासा विवाद शुरू हो गया है और जिसको लेकर अब विपक्ष भी जान गया है कि मोदी जी के नाम से कैसे चुटकी लेनी है और कैसे बातों को कहकर और फिर उस बात से बाहर भी निकल जाना है। ये उसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है और जिस तरीके से मोदी जी भी चुटकी लेते हैं, अब विपक्षी नेताओं को भी ऐसा लग रहा है कि ये भाषा अब रास आने लगी है। और नाना पटोले की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तो बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि किस बना पर और किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मोदी का नाम ले लिया, जबकि पार्टी ने क्लैरिफाई भी किया कि नहीं वो गोपन राव मोदी थे, नॉट नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात लग रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विपक्ष को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की भाषा अब कुछ समझ में आने लगी है और बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है और उसी भाषा में अब विपक्ष बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि समझाने लगा है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
अब आखिरी खबर में बात करते हैं मुसलमान महिलाओं के बारे में जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले बुली बाय ऐप आपने देखा था, उसके पहले सुली डील्स देखा था और अब क्लब हाउस चैट पर भी मुसलमान महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। क्लब हाउस चैट की एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन जो सामने आई है जिसमें कि दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालेवाल, उनको वो ऑडियो क्लिप टैग की गई थी और उस क्लब हाउस चैट में इस तरीके की बातें हुई हैं कि मुसलमान महिलाएं हिंदू महिलाओं से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अश्लील कमेंट्स और अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं के लिए, उसमें मुसलमान महिलाओं के लिए की गई हैं, जिसको लेकर स्वाति मालेवाल ने संज्ञान लिया, तुरंत सो मोटो कॉग्निसेंस लिया और उन्होंने दिल्ली पुलिस की जो साइबर क्राइम ब्रांच है उसको उन्होंने कहा है कि इसमें तुरंत FIR दर्ज हो और जो आरोपी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और एक्शन टेकन रिपोर्ट 5 दिन में सौंपी जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमान महिलाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और ये सिलसिला कहीं थमने को नहीं आ रहा है। पहले सुली डील्स का हुआ, फिर बुली बाय ऐप का देखा, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ये पैटर्न थम क्यों नहीं रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सत्ता का समर्थन लोगों को नजर आ रहा है और जिस फ्रीक्वेंसी से मुसलमान महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि समाज में कोई भी खासकर जो बीजेपी के लोग हैं और सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनको इससे कोई फर्क पड़ रहा है। ऐसी कॉन्वर्सेशंस आए, उनका पॉलिटिकल एजेंडा मीट आउट होता है, उनको लगता है कि अगर मुसलमान महिलाओं को हम डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे तो जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है वो पूरा होता रहेगा। मुस्लिम महिलाओं को उनकी औकात बताई जाएगी कि देखिए आप सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं और अगर आपने मुंह खोला तो फिर आपके खिलाफ भी यही हर्ष होगा। तो ये जो एक तरीके से जो मुसलमान समुदाय की जो वो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ओपन माइंडेड हैं, लिबरल हैं, उनको एक तरीके से सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सिली डील्स हो, चाहे बुली बाय ऐप हो या फिर ये क्लब हाउस की चैट हो। लेकिन सबसे जो हैरान करने वाली बात है कि इन चीज़ों पर महिला जो विमेन जो हमारी विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उनका कोई बहुत ही कंडेम करता हुआ कोई वक्तव्य सामने नहीं आता है। हालांकि हाल में उन्होंने आइडिया एक्सचेंज में जो इंडियन एक्सप्रेस का अड्डा प्रोग्राम है उसमें कुछ बातों को कहा था, लेकिन कड़े तरीके से कोई संज्ञान इस पर नहीं लेता है। गृह मंत्री एक बार भी मुंह नहीं खोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ही इस पर चुप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये RSS का एजेंडा मीटअप करता है। RSS के एजेंडे के हिसाब से केवल हिंदू महिलाओं को ही आगे बढ़ाया जाए, मुसलमान महिलाएं अगर बोल रही हैं तो उनको चुप करा दिया जाए, उनको सबक सिखाया जाए। ये सारा उसी दिशा में जाता हुआ एक कदम है। वरना क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हैं? क्या मुसलमान महिलाएं उनके देश की महिलाएं नहीं हैं? क्या मुसलमान महिलाओं का सम्मान मोदी जी के लिए प्रिय नहीं है? ये सारे बड़े सवाल सबके सामने हैं। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।